हाय गाइस, वेलकम टू माय सेशन। माय सेल्फ डॉक्टर दीप्ति कारिया। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी आज का सेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो नेक में। आप सबको पता है, लोअर पार्ट ऑफ द नेक। एनाटॉमी आपको ज्यादा पता है। कहाँ पे? एट द लेवल ऑफ थ्री सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री, लास्ट थ्री एंड फर्स्ट थोरेसिक, 6, 7, 8 एंड फर्स्ट। वेट अबाउट 25 ग्राम। शेप है उसका बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई कैसे हुआ? इसके दो लोब्स होते हैं यहाँ पे, ये दो यहाँ डायग्राम में बताया हुआ है, और कनेक्टिंग एक इस्थमस, और उसकी जो कवरिंग है वो है फाइब्रस कैप्सूल। थायराइड ग्लैंड जो है वो फीमेल्स में लार्जर होती है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस भी फीमेल्स में ज्यादा हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होंगे? प्यूबर्टी से ज्यादा स्टार्ट होते हैं, बर्थ से, बर्थ के साथ ही, बर्थ पहले से ही। ठीक है, और डिजीजेस ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है वो भी फीमेल में ज्यादा होते हैं। आपने कई बार सुना होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन डिक्रीज हुआ, तो वो ज्यादातर फीमेल में देख। हाँ, फिर हमने हाइट वेट तो कर दिया। एक इंपॉर्टेंट और बात, उसकी ब्लड सप्लाई, हाईएस्ट वास्कुलरिटी, हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर का ब्लड फ्लो अगर हम करें तो 400 टू 600 ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू। स्ट्रक्चर की बात करें, दो लोब से, यहाँ पे मैंने बताया बटरफ्लाई शेप है। लोब की साइज ये ज्यादा एनाटमी है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड, 2 सेंटीमीटर थिक, और दोनों के बीच में है कनेक्टिंग इस्थमस। ठीक है, इस्थमस जो है वो यहाँ पे दोनों के बीच में सेकेंड थर्ड थायराइड कार्टिलेज के अराउंड इट इज प्रेजेंट, ट्रेकियल रिंग्स के अराउंड। हाईएस्ट ब्लड सप्लाई मैंने बता दिया, और ये जो ब्लड सप्लाई है ना वो 5 टाइम्स ज्यादा रहेगा उसके वेट से, 5 टाइम्स ग्रेटर देन इट्स वेट। आर्टीरियल सप्लाई की बात करिए, थोड़ा सा एनाटमी है, हम लोग फंक्शनल एनाटमी थोड़ा सा डिस्कस करके फिर फिजियोलॉजी की तरफ जाएंगे। तो आर्टरी सप्लाई करती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, यहाँ पे ये डायग्राम में बताया हुआ है। ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, जो कि ब्रांच है, या ये आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड है, उसकी ब्रांच है सुपीरियर थायराइड। इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, वो ब्रांच है यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी। और थायराइड ईमा तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, पर वो है आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच। और वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज सुपीरियर एंड मिडल थायराइड वेन्स होती है, वो ड्रेन करती है इंटरनल जुगुलर वेन में, और इंफीरियर थायराइड ग्लैंड है वो ड्रेन करेगी ब्रेकियोकेफालिक वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। फिर हिस्टोलॉजी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजी में जो थायराइड के लोब्स होते हैं ना, वो लोब्यूल्स में डिवाइड होंगे। जैसे कि ये है सेप्टा, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फाइब्रस कैप्सूल है वो सेप्टा देगी, और लोब्यूल्स में डिवाइड होंगे, और ये लोब्यूल्स के अंदर फॉलिकल्स होंगे। ये वाला है ना, ये एक फॉलिकल है, दिस वन। और ये जो फॉलिकल है इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स है, ये वाले जो है ये एपिथेलियल सेल। ये हिस्टोलॉजी का पिक्चर है। ठीक है, तो ये जो एपिथेलियम है ना वो क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल होता है। जब एक्टिव हो जाती है ग्लैंड तो ये एपिथेलियम कॉल्यूमनर, और इनएक्टिव ग्लैंड है तो ये एपिथेलियम फ्लैट हो जाएगा। और ये जो फॉलिकल है, ये वाले फॉलिकल है, ये एपिथेलियम है। इसके अंदर जो सब्सटेंस है उसे कहते हैं कॉलोइड सब्सटेंस। कॉलोइड सब्सटेंस में क्या होता है? एक तो थायरोग्लोबिलिन है। थायरोग्लोबिलिन क्या है? जो है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है अबाउट 6,60,000। और ये जो थायरोग्लोबिलिन है उसके साथ में थायराइड हार्मोन स्टोर है। कहाँ पे? यहाँ कॉलोइड के अंदर। हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंथेसिस भी हो रहा है और स्टोरेज भी हो रहा है। दूसरे इंपॉर्टेंट सेल होते हैं थायराइड के अंदर, जिसका नाम है पैराफॉलिक्यूलर सी सेल्स, जो सिक्रिएट कर रहे हैं कैल्सिटोनिन। यहाँ पे ये जो फॉलिकल है ना, ये कॉलोइड है, ये फॉलिकल है, और बीच बीच में यहाँ पे पैराफॉलिक्यूलर सी सेल्स है जो कैल्सिटोनिन सिक्रिएट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कैल्सिटोनिन है, हमेशा याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रिएट हो रहा है। उसका काम पैराथायराइड हार्मोन के साथ के ऑपोजिट है, तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं। पर थायराइड हार्मोन में से हमारे थायराइड ग्लैंड में से हमारे 3 हार्मोन सिक्रिएट हो रहे हैं, थायरोक्सिन, ट्रायोडोथायरोनिन एंड कैल्शियम। तो हार्मोन्स कौन से सिक्रिएट हो रहे हैं? थायरोक्सिन, जो मैंने बताया। मेनली 80 टू 90% जो हार्मोन सिक्रिएट हो रहा है थायराइड ग्लैंड में, उसका नाम है थायरोक्सिन।
जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं T4, ठीक है। दूसरा आएगा T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो होगा 10 to 20%, और बहुत कम 1% होगा रिवर्स T3, जो कि इनएक्टिव फॉर्म। T3 वाला है वो एक्टिव फॉर्म है, थायरोक्सिन है वो प्रो हार्मोन है, प्रो हार्मोन में सिक्रीट होता है पर वो एक्टिव नहीं है। ये थायरोक्सिन ट्राई आयोडोथायरोनिन में कन्वर्ट होगा, उसी के बाद वो एक्टिव होगा। और कैल्सिटोनिन, जैसे मैंने बताया पैराफॉलिकुलर सी सेल से वो कैल्सिटोनिन। हाँ इंपॉर्टेंट, थायरोक्सिन सिक्रीट ज्यादा हो रहा है पर पोटेंट पावरफुल कौन है, जो कम सिक्रीट हो रहा है, जो है हमारा ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो जो T3 है ना, उसकी पोटेंसी 4 टाइम्स होती है, 4 टाइम्स मोर पोटेंट एज कंपेयर टू T4 से ज्यादा पोटेंट है। और दूसरी एक बात, ये जो है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है ना, वो भी T3 का कम होगा, तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, पोटेंसी ज्यादा है, बाइंडिंग कम। अभी थायराइड हार्मोन सिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए हमें सबसे ज्यादा, तो इम्पोर्टेंट है आयोडीन, वो चाहिए फूड में। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो थायराइड हार्मोन सिक्रेट नहीं होंगे, और फिर वो जो गॉइटर हो जाता है ना गले में, जैसे बोलते हैं गांठ होती है, तो दैट इज गॉइटर, दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। हिमालयाज के कुछ बेल्ट में जहाँ पे लैंड में आयोडीन नहीं होता, फूड में आयोडीन नहीं है, वाटर में आयोडीन नहीं है, तो वहां पे थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट, गॉइटर ज्यादा देखने, ठीक है। हमारे नहीं होता, हमारे जो सॉल्ट होता है ना उसमें भी आयोडीन, आयोडीनेटेड सॉल्ट हम यूज करते हैं वैसे, और हमारे जो लैंड में हमारे जो वाटर है सब में आयोडीन होता है। अभी रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो एडल्ट में रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 100 to 200 माइक्रोग्राम्स पर डे, याद रखना है। हम लेते कितना है, 5 टाइम्स ज्यादा लेते हैं, हम लेते हैं अबाउट 500 माइक्रोग्राम्स पर डे। और ऐसा नहीं है कि रोज की रोज लेना पड़े, इसका स्टोर होता है, तो अगर हम 1 मिलीग्राम पर वीक ले लिया तो भी वो स्टोर हो जाएगा। या पूरे एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52, तो 50 मिलीग्राम्स पर ईयर। तो ये रिक्वायरमेंट तीनों याद रखनी, 1 मिलीग्राम पर वीक, 50 मिलीग्राम्स पर ईयर, और 100 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगी, क्योंकि बेबी के लिए भी थायराइड हार्मोन बनाने, तो ये हो जाएगी 100 to 200 के बदले 200 to 300 माइक्रोग्राम्स पर डे। हमारा डेली इंटेक मैंने बता दिया, 500 माइक्रोग्राम से बहुत ज्यादा है, तो इसमें से क्या होगा, 500 अगर लिया है तो कुछ 500 एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, 80% जो है ना वो एक्सक्रीट हो जाएगा, और 20% जो कि हमें चाहिए 100 माइक्रोग्राम वो यूज हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, जो हमारी ग्लैंड है ना वो भी स्टोर करके रखती है, कि एक थायराइड ग्लैंड ही ऐसी ग्लैंड है कि जो स्टोर करती है, बाकी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन को स्टोर नहीं कर रही, यहाँ पे ये स्टोर कर रही है 5 to 8 मिलीग्राम, सॉरी मिलीग्राम जितना आयोडीन यहाँ पे, और थायराइड हार्मोन स्टोर है। तो इसलिए अगर हमने आयोडीन नहीं लिया है तो 3 महीने तक उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी ग्लैंड के अंदर स्टोरेज है। अभी कैसे सिंथेसिस हो रहा है, स्टेप्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ थायराइड। तो ये देखो, ये हमारा जो है ना वो पूरा फॉलिकल है, यहाँ पे ये इसके सेल्स है ना, एपिथेलियल सेल्स, और इसके अंदर ये वाला है कॉलॉइड। तो ये कॉलॉइड हो गया हमारा, ये डायग्राम में यहाँ पे ये एपिथेलियल सेल्स हो गया। तो सबसे पहला हमें चाहिए थायरोग्लोबुलिन बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ही स्टोर कर रहा है। तो थायरोग्लोबुलिन बनाता कौन है, ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना ये वाले, इसके अंदर है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पे ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, थायरोग्लोबुलिन हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा उसको। और उसके बाद प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, तो हमारा वो काम है गोल्गी एपरेटस का, तो वो गोल्गी बॉडी करेगी। तो ऐसा करके प्रोसेसिंग पैकेजिंग हो गया, थायरोग्लोबुलिन बन गया यहाँ पे, और फिर वो सेल बनाता है, फिर वो अंदर जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा थायरोग्लोबुलिन है ना, वो हमारे जो थायराइड हार्मोन को तो स्टोर करेगा T3 T4, साथ साथ में जो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए ना, इसका नाम है टायरोसिन, तो टायरोसिन को भी स्टोर करके रखेगा। थायराइड हार्मोन का पूरा नाम क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो बनता है टायरोसिन अमाइनो एसिड, तो टायरोसिन को भी स्टोर करेगा। तो कितने मॉलिक्यूल, हमारा जो एक मॉलिक्यूल है ना थायरोग्लोबुलिन का, वो बाइंड होगा 140 मॉलिक्यूल्स ऑफ टायरोसिन के। तो टायरोसिन स्टोर हो गया, वो भी चाहिए, ठीक है। अभी पहला स्टेप हो गया हमारा थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। सेकंड स्टेप होगा आयोडीन ट्रैपिंग। अभी आयोडीन तो चाहिए ना, आयोडीन बगैर तो बनेगा ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे ये देखो, ये दिखाया हुआ है, ये हमारा जो देखो ब्लड, ये ग्लैंड है ना वास्कुलर है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल है, ठीक है। तो ब्लड में तो हमने जो आयोडीन लिया है ना, जो फूड में खाया है, जो सब वो जाएगा ब्लड में, ब्लड में से वो जाएगा थायराइड के अंदर। तो ये देखो
ये ब्लड वेसल है, इसमें आयोडाइड होता है, आयोडीन नहीं है, आई माइनस, दैट इज आयोडाइड। और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पंप होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये, इसलिए इसको पंप चाहिए, पंप दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे देखो एक सोडियम भी जाएगा, एक आयोडाइड भी जाएगा, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसका रेगुलेशन होता है हमारे हार्मोन TSH से। TSH जो है वो कहाँ से सिक्रीट होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। हाँ, फिर एक, हाँ ये जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पंप है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब हमारी थायराइड ग्लैंड के अगर अंदर अगर 30 मॉलिक्यूल्स भी है आयोडीन के और बाहर एक ही भी है तो भी वो अंदर ले लेगा। तो 30:1 ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी आयोडाइड का ट्रांसपोर्ट होगा। और दूसरा जो है यहाँ पे, ये हो गया कहाँ, ये वाली मेम्ब्रेन है ना, बेसोलेटरल ऑफ द सेल। और ये वाले जो मेम्ब्रेन है ना, या अपाइकल मेम्ब्रेन, यहाँ पे दूसरा पंप होता है जिसका नाम है पेंड्रिन पंप। यहाँ पे आयोडाइड क्लोराइड पंप होता है, आई माइनस, ये को ट्रांसपोर्ट होता है, सॉरी काउंटर ट्रांसपोर्ट, आई माइनस अंदर जाएगा, क्लोराइड बाहर आएगा। ये सोडियम आयोडाइड था ना, वो को ट्रांसपोर्ट, Na प्लस आई माइनस, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आयोडाइड, आयोडाइड ट्रैपिंग है। अभी आयोडाइड बनाए पर हमें तो चाहिए आयोडीन, है ना। आयोडाइड का मतलब है आई माइनस, ठीक है, और आयोडीन है I2, ये वाला। तो इसके लिए एक और हार्मोन चाहिए जिसका नाम है ऑक्सीडेज, इसका नाम है थायराइड पेरोक्सीडेज। तो ये क्या हुआ, इसका आई माइनस का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब तो इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो I2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी चाहिए यहाँ पे, पेरोक्सीडेज, थायराइड पेरोक्सीडेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ, अभी आयोडाइड में से बन गया हमारा आयोडीन, ठीक है। अभी आयोडीन काम करेगा थायराइड हार्मोन बनाने में, ठीक है। अभी कैसे बन रहा है, तो इसे ये जो प्रोसेस है ना जो बनेगा उसको कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ऑर्गेनिफिकेशन मतलब ये जो हमारा आयोडीन है ना वो बाइंड होगा टायरोसिन, मैंने बताया अमाइनो एसिड चाहिए, है ना। तो आयोडीन प्लस टायरोसिन, तो यहाँ पे ये देखो, ये एक हमारा आयोडीन आ गया है ना, आयोडाइड था फिर उसमें से आयोडीन बना। अभी एट द अपाइकल मेम्ब्रेन सबसे पहले ये जो आयोडीन है ना वो एक टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड, तो क्या बनाएगा, मोनो आयोडो टायरोसिन। कौन सी पोजीशन पे बाइंड हो रहा है, पहले थर्ड पोजीशन, तो 3 मोनो आयोडो टायरोसिन, अभी टायरोसिन है, ठीक है। अभी दूसरी पोजीशन पे बाइंड होगा दूसरा आयोडीन, तो 3 5 दो हो गया तो डाई आयोडो टायरोसिन, ठीक है। तो ये दो बने, इसके बाद अभी ये मोनो और डाई दोनों मिक्स होंगे तो बनेंगे ट्राई आयोडो। अभी देखो टायरोसिन नहीं होगा, थायरोनिन होगा। क्यों थायरोनिन हो रहा है, क्योंकि ये दो टायरोसिन आ गए ना यहाँ पे। देखो मोनो आयोडो का एक आ गया, डाई आयोडो का भी एक आ गया। फिर से करवा रही हूँ, देखो यहाँ पे हमारा एक आयोडीन है प्लस टायरोसिन, थर्ड पोजीशन पे मोनो आयोडो टायरोसिन, मोनो आयोडो, इसके साथ और एक आयोडीन होगा डाई, मोनो प्लस डाई, तर मोनो आयोडो टायरोसिन प्लस डाई आयोडो टायरोसिन, ये दोनों मिक्स हो गए तो क्या बना, ट्राई आयोडो। अभी टायरोसिन नहीं बनेगा, थायरोनिन। क्यों थायरोनिन, क्योंकि दो टायरोसिन मॉलिक्यूल हो गए यहाँ, ठीक है। और अगर हमारे दो डाई आयोडो टायरोसिन बाइंड हुए तो DIT प्लस DIT, तो टेट्रा, 2 + 2 4 हो गया ना, तो टेट्रा आयोडो थायरोनिन, जिसका नाम है T4, थायरोक्सिन भी कहते हैं, इसे कहते हैं T3, ठीक है। तो ऐसे, हाँ, और ये अगर उल्टा हो गया ना, देखो ये 3 5 3 डैश 5 डैश, तो ये हो गया हमारा T4, 3 5 3 डैश में T3, ये यहाँ पे अच्छे से दिखा, हाँ, ये वाला देखो, मोनो आयोडो हो गया, डाई आयोडो, 3 5 3 डैश हुआ तो ट्राई आयोडो, 3 5 3 डैश 5 डैश, चार हो गए तो टेट्राएड। अगर ये उल्टा हो गया, 3 5 3 डैश नहीं होगा, 3 3 डैश 5 डैश, तो हो गया हमारा रिवर्स टी, जो कि इनएक्टिव है ना। तो ये याद रखना, ये गाइडन में दिया है और कोई बुक में नहीं है। तो 3 5 3 डैश 5 डैश हुआ तो टेट्रा, 3 5 3 डैश हुआ तो ट्राई, 3 3 डैश 5 डैश हुआ तो रिवर्स। रिवर्स वाला इनएक्टिव है, वो 1% ही होगा, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अभी स्टोर होना है, अभी ये जो हमारा T3 T4 बना ना, मैंने बोला ना 3 महीने 3 मंथ्स तक तो वो स्टोर रहेगा। तो स्टोरेज कैसे होगा, तो जो स्टोर हो रहा है ना वो वेसिकल के फॉर्म में है। तो वेसिकल है इसमें, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, एक जो हमारा मॉलिक्यूल है ना
थायरोग्लोबुलिन का, वो हमारे 5 से 6 T4 के साथ बाइंड होगा, और एक मॉलिक्यूल T4 है ना वो 10 T3 के साथ बाइंड। तो T3 और T4 जो है, तो T3 और वन मॉलिक्यूल ऑफ T3 के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ T। तो T4 बनता ज्यादा है पर पोटेंट कौन सा है, T। अभी रिलीज करना है ना, अभी जरूरत पड़ेगी तब जाइए भी, तो कैसे रिलीज होगा, तो रिलीज के लिए यहाँ पे ये देखो, ये बन गया, ये स्टोर हो गया, ये हमारा देखो T3 स्टोर है, T4 स्टोर है, अभी रिलीज करना है। तो रिलीज के लिए होगा क्या, पहले एक छोटा सा पिंचिंग होगा जिसे कहते हैं सूडोपोडिया। यहाँ पे ये देखो फॉल्स जैसे प्रोजेक्शन बनेगा यहाँ से, कौन किसमें से, हमारे जो फॉलिकुलर सेल्स है ना इसमें से ये प्रोजेक्शन बन रहा है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन बनेगा ना, इसके अंदर पूरा थायरोग्लोबुलिन चला गया, इसके बाद T3 T4 डायआयोडोटायरोनिन, डायआयोडोटायरोसिन, मोनोआयोडोटायरोसिन, ये सब चला गया इसके। ये पूरा जो है वो स्यूडोपोडियम बनेगा, और इसके लिए जो प्रोटीन चाहिए इसका नाम है मेगालिन। और फिर इसके बाद ये पिनोसाइटिक वेसिकल बनाएगा, और ये वेसिकल के साथ हमारे लाइसोसोम बाइंड हो जाएंगे। ये देखो ये लाइसोसोम क्या करेंगे, इसको वेसिकल को रप्चर कर देंगे, फिर ये सब रिलीज हो जाएगा। तो इसमें से जो T3 हुआ जो बाहर आ रहा है ना वो जाएगा ब्लड में, फिर हमारा डायआयोडो मोनोआयोडो वापस से चले जाएंगे रीसिंथेसिस के लिए, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन भी वापस चला जाए। तो दिस इज द प्रोसेस। ये जो है कि ये T3 T4 है ना, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज। और ये मोनोआयोडो डायआयोडो है ना, उसमें से आयोडीन निकल जाएगा और वापस से वो रीयूटिलाइज हो जाएगा। अभी रेट ऑफ सिक्रीशन की बात करो, मैंने जैसे बताया T4 ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो T4 का सिक्रीशन रेट है ना हमारा वो होगा 80 to 90 माइक्रोग्राम्स पर डे, और T3 का जो रेट है वो है हमारा अराउंड 4 to 5 माइक्रोग्राम्स पर डे। रिवर्स T3 बहुत कम, रिवर्स T3 होगा हमारा 1 to 2 माइक्रोग्राम्स पर डे। वेरी इंपॉर्टेंट एक और बात, ये जब थायराइड हार्मोन्स है ना अभी सिक्रीट हो गए, ब्लड में चले गए, अभी वो ट्रांसपोर्ट हो गए ना, तो हमेशा से वो बाउंड फॉर्म होंगे। बाउंड मतलब वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाए। अगर बाउंड फॉर्म में नहीं है तो हमारा लीवर उसे एक्सक्रीट कर देगा, हमारी किडनी एक्सक्रीट कर देगी, तो फिर उसको कुछ काम ही नहीं रहेगा। इसलिए जो फ्री वाले है ना, फ्री वाले एक्टिव होते हैं, तो फ्री का डिसएडवांटेज क्या है, लीवर और किडनी उसको एक्सक्रीट कर देगी। तो क्या होगा यहाँ पे, ये बाइंड होते कौन कौन से के साथ, एक तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो गए, कितने बाइंड हो गए, तो 15 to 20%, सॉरी 15 to 20% हमारा टी। ग्लोबुलिन के साथ बाइंड हो रहे हैं हमारे 70%, और प्री एल्ब्यूमिन इसके साथ भी 10 to 15 बाइंडिंग फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट। फिर प्लाज्मा लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, ये तो रेट ऑफ सिक्रीशन हुआ है ना पर डे कितना हो, पर अगर हमारा प्लाज्मा लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थायराइड फंक्शन टेस्ट होती है। जैसे कोई पेशेंट आपके पास आया रिपोर्ट लेके कि डॉक्टर साहब ये मेरा रिपोर्ट देखो, तो हमें पता होना चाहिए कि थायराइड हार्मोन का नॉर्मल लेवल कितना है। जिससे कम हुआ तो हम बता सकते हैं इसको हाइपोथायराइड है या हाइपर है, ठीक है। तो T4 का नॉर्मल लेवल होगा अबाउट 8 माइक्रोग्राम्स पर DL, 2 to 8 बताते हैं कभी कभी, और T3 का तो बहुत कम होगा, अबाउट 0.12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, क्योंकि ये कम सिक्रीट हो रहा है 10 to 20। अभी मैकेनिज्म जो मैंने बताया, हमेशा T3 हमारा एक्टिव है, T4 जो है ना वो हमारा प्रो हार्मोन है, जिसमें से T4 बनेगा। फिर T3 इसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, फिर जेनेटिक ट्रांसमिशन, जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और एक्शन। फिर डिग्रेडेशन, तो डिग्रेडेशन में क्या होगा, ये T4 है ना, इसका डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, एक तो 40% तो T3 बन जाएगा और यूज हो जाएगा, और पर 60% जो है ना वो रिवर्स T3 फिर एक्सक्रीट। फिर डी कार्बोक्सिलेशन होगा, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन मॉइटी निकल जाती है, तो ये होगा T4 में से क्या बनेगा, टेट्रैक, इसका पूरा नाम है टेट्रा आयोडो थायरो एसिटिक एसिड, और T3 का नाम है ट्राइक, मतलब ट्राई आयोडो थायरो एसिटिक,
और इसके बाद अगर ये देखो ये जो है ना वो लिपिड सॉल्युबल होंगे, तो लिपिड सॉल्युबल तो एक्सक्रीट होने वाले नहीं है, तो लीवर उसका कंजुगेशन करेगा, ग्लूक्यूरोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बाइंड करेगा, कंजुगेशन करके उसको वाटर सॉल्युबल बनाएगा, और फिर वो किडनीज के थ्रू, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहे और बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में जाके एक्सक्रीट हो। अभी फंक्शंस ऑफ थायराइड, फंक्शंस थायराइड हार्मोन जो है ना उसके सब मेटाबॉलिज्म के ऊपर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत सारे फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बेजल मेटाबॉलिक रेट। बेजल मेटाबॉलिक रेट का मतलब जब हम बेजल सिचुएशन में है, सुबह उठे हैं, उसके बाद जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है वो बताते हैं बेजल मेटाबॉलिक। तो बेजल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में थायराइड हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नॉर्मल हमारा बेजल मेटाबॉलिक रेट होता है +or -20%, और अगर थायराइड हार्मोन जिसका बढ़ गया है ना, हाइपर थायराइड है ना, तो ये बढ़ के 20 से जाएगा 60 to 100%। तो जिसका थायराइड बढ़ा हुआ है ना उसका वेट लॉस होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। और हाइपो में ये कम हो जाएगा -30 to -40। तो कभी कभी फीमेल्स बताती है ना कि हमारा वेट गेन हुआ है, तो क्यों? हाइपोथायराइड की वन ऑफ द रीजन। और थायराइड हार्मोन जो है ना वो बीएमआर बढ़ाता है, क्यों? क्योंकि वो फूड स्टफ्स का ऑक्सीडेशन बढ़ाएगा, यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा, ठीक है। फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में वो क्या करेगा? आरएनए का ट्रांसलेशन कर, ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, फिर पहले डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए ट्रांसलेशन, फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, तो ये भी मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, तो इससे भी बीएमआर बढ़ेगा। और इसकी वजह से अगर थायराइड फंक्शन नॉर्मल है तो ये सब बढ़ाएगा विद इन नॉर्मल लिमिट, पर अगर थायराइड फंक्शन बढ़ गए ना तो ये बैलेंस नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव नाइट्रोजन। ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर में थायराइड हार्मोन जो है वो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है जीआईटी में। फिर उसका ब्रेक डाउन भी बढ़ाएगा, ग्लाइकोलिसिस जिसे कहते हैं, ब्रेक डाउन। फिर हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैंने बताया था सभी हार्मोन इंसुलिन के सिवा सभी हार्मोन हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, थायराइड भी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज बन रहा है नॉन ग्लूकोज सोर्सेज से, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, है ना, इन सब में से ग्लूकोज बन रहा है, तो ब्लड शुगर बढ़ेगा। फिर फैट मेटाबॉलिज्म में फैट का मोबिलाइजेशन करेगा, तो थायराइड हार्मोन बढ़ गया तो बॉडी वेट घटेगा, एडिपोज टिश्यू कम हो जाएगा, और इसकी वजह से फ्री फैटी एसिड लेवल ब्लड में बढ़ जाएगी क्योंकि वो एडिपोज टिश्यू को ब्रेक डाउन करके ब्लड में लेके। तो फिर लीवर फैट, प्लाज्मा फैट, थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है? ऐसे कोलेस्ट्रॉल घटाता है, इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। फिर कोलेस्ट्रॉल घटाएगा, फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड, वो सब घटाएगा। और कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन बढ़ा रहा है। और पर एक इम्पॉर्टेंट उसका डिसएडवांटेज है कि वो जो फैट है ना उसका डिपोजिशन लीवर में करेगा, तो फैटी लीवर हो सकता है। फिर विटामिन मेटाबॉलिज्म, विटामिन मेटाबॉलिज्म जो है वो यूटिलाइजेशन, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं ना, जो एंजाइम्स क्यों चाहिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ती है एंजाइम चाहिए, एंजाइम आएंगे कहाँ से? तो विटामिन से। जैसे हमारा एनएडी है तो निकोटीन, एडेनिन, हाँ डाइफॉस्फेट था ना, तो निकोटीन तो हमारा वो विटामिन है ना। एफएडी, एफएमएन, एटीपी, एडेनिन, तो ये सब विटामिन से आएगी। तो विटामिन डेफिशिएंसी अगर हाइपरथायरॉयडिज्म, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, डेफिनेटली बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। बॉडी वेट, थायराइड हार्मोन बढ़ रहा है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ रही है, बॉडी वेट डिक्रीज होगा, थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो रही है, बॉडी वेट इंक्रीज हो। ग्रोथ के ऊपर थायराइड हार्मोन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। अगर ग्रोइंग चाइल्ड में थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो उसका फिजिकल, मेंटल ग्रोथ दोनों रिटार्डेड है। फिर ब्लड, ब्लड में थायराइड हार्मोन हमारा आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाता है, इसीलिए हाइपोथायरॉयडिज्म में हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट डिक्रीज। सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो हार्ट रेट तो बढ़ाए, सब कुछ ही बढ़ाता है, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। फिर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएगा, क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है ना, क्रोनोट्रॉपिक मीन्स हार्ट रेट, आइनोट्रॉपिक मीन्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड वेसल्स में वेजो डायलेटेशन करेगा, तो वेजो डायलेटेशन होगा ना, इससे होगा क्या? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज। तो इससे क्या होता है? पल्स प्रेशर बढ़ता है। फिर नेक्स्ट आ रहा है रेस्पिरेशन, तो क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ रही है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, तो फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एपेटाइट बढ़ाएगा, फूड इंटेक, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ रही है, मोटिलिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बढ़ाएगा। सीएनएस, वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट,
डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए थायराइड हार्मोन चाहिए। डेवलपमेंट के टाइम पे जैसे छोटा बच्चा है 1 साल तक उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हाईएस्ट हो रहा है तो उसमें उसको थायराइड हार्मोन चाहिए। और इसके बाद फंक्शनिंग के लिए भी थायराइड हार्मोन। तो फंक्शनिंग में क्यों थायराइड हार्मोन चाहिए? क्योंकि ये हमारे ब्लड फ्लो, ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है, ब्लड फ्लो ऑफ द ब्रेन। और इसीलिए हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंजाइटी, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, फटीग, ये सब और फाइन ट्रेमर्स देखने को, ये हाइपर में। और हाइपो में अगर है किसी को तो ब्रेन की मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, इंटेलेक्चुअल फंक्शन कम हो जाएंगे, लिथार्जी होगी, साइकोसिस होगा, बहुत ज्यादा नींद आएगी। इंसोम्निया होता है हाइपर में और हाइपो में होता है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे, सोमनेलेंस। फिर स्केलेटल मसल में मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए थायराइड हार्मोन। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है? मसल वीकनेस होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, जिसे कहते हैं थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। फिर दूसरा होगा ट्रेमर भी होते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म में मसल्स हो गए स्लगिश हो जाए। स्लीप के ऊपर मैंने बता दिया, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो स्लीप नहीं आएगी, हाइपर में डिक्रीज स्लीप और हाइपो में एक्सेसिव स्लीप। रिप्रोडक्टिव एक्सेसिव स्लीप, रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी थायराइड हार्मोन चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म है तो मेंस्ट्रुएशन बढ़ जाएगा, मेनोरेजिया, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन एंड पोलीमेनोरिया, साइकिल शॉर्ट हो जाएगी। और हाइपो है तो एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और ओलिगोमेनोरिया। फिर ओलिगो मींस डिक्रीज मेंस्ट्रुएशन। और अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड हार्मोन बाकी सब एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये सब थायराइड हार्मोन के फंक्शन है। 18 फंक्शन से एक बार रिपीट कर लेते, फटाफट से बता देते। बीएमआर, फिर मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फीवर, प्लाज्मा फैट, विटामिन मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी वेट, ग्रोथ, ब्लड, सीवीएस, आरएस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सीएनएस, स्केलेटल मसल, स्लीप, प्रोडक्टिव एंड अदर एंडोक्राइन, सभी मेटाबॉलिज्म और सभी हॉर्मोन्स पे, सभी सिस्टम्स के ऊपर उसके फंक्शन। फिर रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन दो तरह से होता है। एक तो हमने बता दिया नेगेटिव फीडबैक, मैंने बताया था TRH, फिर TSH, फिर T3 T4, ठीक है ना। T3 T4 TSH इनिबिट करेगा TRH, तो ये एक हो गया, ठीक है। और ये जो TSH है ना हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 30,000 और इसका मैकेनिज्म है, एक तो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाएगा, सभी स्टेप्स बढ़ाएगा। तो थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन में थे ना, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, आयोडीन ट्रैपिंग, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, कपलिंग रिएक्शन, प्रोटियोलाइसिस, ये सब करेगा। दूसरा ग्लैंड की साइज बढ़ाएगा, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी। और तीसरा ग्लैंड की वास्कुलरिटी, ब्लड सप्लाई भी बढ़ाएगा। तो ये हो गया फीडबैक मैकेनिज्म। और हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमस जो है ना, वो उसके लिए अगर स्टिमुलाई है, कोल्ड हो गया, वार्मथ हो गया, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सब जाके टीआरएच को सिक्रीट, टीआरएच इंक्रीज करेगा टीएसएच को, टीएसएच इंक्रीज कर रहा है T3 T, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन। दूसरा आएगा ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन मतलब हमारे फूड में जितना आयोडीन है उस तरह से हमारी ग्लैंड रेगुलेट करे। अगर फूड में आयोडीन नहीं है तो क्या करेगा, हमारी ग्लैंड क्या करेगी, आयोडीन ट्रैपिंग को बढ़ाएगी, ठीक है, और आयोडीन की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगी। और अगर आयोडीन कंटेंट ज्यादा है तो आयोडीन ट्रैपिंग घटेगा, ठीक है। और इसे कहते हैं वॉल्फ चिकॉफ इफेक्ट। वॉल्फ चिकॉफ इफेक्ट में क्या करते हैं, अगर किसी का थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन करवाना है तो उसको आयोडीन देते हैं, तो आयोडीन ज्यादा होगा ना तो वो ट्रैपिंग कम हो जाएगी, है ना। तो ये ऑटो रेगुलेशन हो गया, हमारी ग्लैंड खुद ही रेगुलेट करे और उसके पास अच्छे से आयोडीन है ना तो ट्रैपिंग कम कर देगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो रहा है। एमसीक्यूज कर लेते फटाफट से। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एक्टिव थायराइड ग्लैंड एक्सेप्ट इंक्रीज आयोडीन अपटेक, अपटेक तो बढ़ेगा। फॉलिकल सेल्स आर मोर कॉलमनर, यस। स्मॉल गैप्स अपीयर इन द कॉलॉइड्स, यस। स्टोरेज भी हो रहा है, फॉलिकल्स आर फिल्ड विद कॉलॉइड, ज्यादा कॉलॉइड नहीं बनेगा। कॉलॉइड अगर ज्यादा है ना तो ग्लैंड, ये देखो ये फॉलिकल है ना, अगर ये वाले कॉल्यूमनर है तो ये एक्टिव हो गए, और ये वाले ऐसे फ्लैट हुए और कॉलॉइड बढ़ गया तो ये इनएक्टिव, तो ये कॉलॉइड नहीं बढ़ेगा, ठीक है।
कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग सी सेल्स आर प्रेजेंट, मैंने बता दिया। ये भूल गलती नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है कि सी सेल्स है हमारे थायराइड ग्लैंड में। फिर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन इज, मैंने बताया था, सॉरी यहाँ पे सॉरी ये माइक्रोग्राम है, माइक्रो सॉरी दिस ऑल आर माइक्रोग्राम, ठीक है ना, मिलीग्राम नहीं है। 100 to 200 माइक्रोग्राम्स, ठीक है, या 1 मिलीग्राम पर वीक या 50 मिलीग्राम पर ईयर। आयोडीन पंप इज स्टिमुलेटेड बाय, ये हमने बताया था, पॉइजन से नहीं होगा, एनायन से नहीं होगा, सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिशन से नहीं होगा, टीएसएच स्टिमुलेट करना, सभी स्टेप्स बढ़ाएगा टीएसएच। नॉट अ थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन, देखो थायराइड बाइंडिंग में प्री एल्ब्यूमिन था, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन भी आएगा, फाइब्रिन नहीं आएगा। The thyroid hormone mainly effective at tissue level is, कौन सा है, देखो प्री प्रो हार्मोन हमारा T4 था, प्रो हार्मोन सॉरी प्री नहीं, प्रो हार्मोन, एक्टिव वन इज T3। False about T4, T4 pro hormone है, correct, secreted in large amount, correct, converted to T3 intracellularly, correct, more active नहीं, more active था T3, ठीक है, तो this is not, which of the following is least affected by TSH, साइज तो बढ़ेगी TSH से, अपटेक बढ़ेगा, सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन भी बढ़ेगा, साइक्लिक जीएमपी से ये कुछ नहीं होगा, ये एडिनाइल साइक्लिक साइक्लिक एएमपी के थ्रू एक्ट करता है, तो साइक्लिक जीएमपी नहीं बढ़ेगा, तो दिस इज नॉट द एक्शन। थायरोक्सिन कॉजेज ऑल एक्सेप्ट इंक्रीज बीएमआर, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। बीएमआर बढ़ा रहा है, कार्डियक आउटपुट, हीट प्रोडक्शन, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन कर रहा है, मैंने बताया अभी, है ना। हाइपोथायरॉइड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, नॉट अ वॉल्फ-चिकोफ इफेक्ट। देखो ऑटो रेगुलेशन, यस, डायग्नोस्टिक टेस्ट इन डाउटफुल केसेस ये भी कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या आयोडीन देते हैं तो वो फिर डिक्रीज होगा। सीन एट लोअर लेवल नहीं, ये हायर लेवल, लास्ट फॉर 1 to 2 वीक्स, इट एट हायर लेवल, अगर ज्यादा आयोडीन अवेलेबल है तो आयोडीन ट्रैपिंग कम हो जाएगा, दैट इज वॉल्फ-चिकोफ, तो ये वाला इनका। यहाँ पे आज का हमारा थायराइड ग्लैंड का सेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मलिटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। आज का सेशन अच्छे से रिपीट कर लेना तो एबनॉर्मलिटीज अच्छे से आ जाएगी। अगेन नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।